एक ऐसी सरजमीन जहां सिकंदर आजम ने घुटने टेके, जहां बरतानवी सल्तनत ने 3 बार शिकस्त खाई, जहां सोवियत यूनियन का ख्वाब रेख में दफन हो गया और जहां अमेरिका ने 20 साल सर्फ करके आखिरकार हाथ खड़े कर दिए। ये कोई आम मुल्क नहीं, ये अफगानिस्तान है, सल्तनतों का कब्रिस्तान। लेकिन सवाल ये है, ये जमीन इतनी खतरनाक क्यों है? इसके पहाड़ों में क्या छुपा है? और आज जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो क्या एक और जंग का शोला भड़कने वाला है? रुकें, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। अफगानिस्तान 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर, शुमाल में वस्ते एशिया, जुनूब में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, मशरिक में चीन। ये महज एक मुल्क नहीं, ये एक गुजरगाह है। हर सल्तनत जो एशिया को फतह करना चाहती थी, उसे अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता था। और यही इसकी लानत भी है और यही इसकी ताकत भी। हिंदू कुश के पहाड़ जो आसमान को छूते हैं, इन्होंने हजारों साल से फातहीन के लिए कब्रें खोदी हैं। और जो लोग यहाँ सदियों से रहते हैं, वो पश्तून, ताजिक, हजारा, उज़्बक, ये कौमें इतनी सख्त हैं जितनी इनकी ज़मीन की चट्टानें। 3000 साल क़ब्ल मसीह ये ज़मीन आर्याई कबीलों की थी। यहाँ बाख्तरिया की तहजीब फली फूली, जिसे कभी 1000 शहरों की सरजमीन कहा जाता था। फिर आया हखामनशी सल्तनत, साइरस आज़म ने यहाँ हुकूमत की। और फिर 329 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म पहुँचा। वो जवान था, जोशीला था, नाकाबिले शिकस्त था। उसने ईरान फतह किया, मिस्र फतह किया, वस्ते एशिया फतह किया। लेकिन जब वो अफगानिस्तान पहुंचा, यहाँ पहली बार सिकंदर को एहसास हुआ कि फतह और कब्जा 2 अलग चीजें हैं। पहाड़ों में छुपे मुजाहिद कभी ना हारे। सिकंदर 3 साल यहाँ फंसा रहा और आखिरकार वापस जाना पड़ा, मुकम्मल फातह के बगैर। 7वीं सदी ईसवी, इस्लाम की लहर अरब से उठी और ईरान को पार करती हुई यहाँ पहुंची। उमवी और फिर अब्बासी खिलाफत ने यहाँ हुकूमत की। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अफगानिस्तान ने इस्लाम को कबूल किया ज़रूर, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ज़ेरे तसल्लुत आने देने से इनकार कर दिया। यहाँ के कबाइल ने अपनी ज़बान रखी, दरी और पश्तो, अपने रस्म व रिवाज रखे और अपनी आज़ादी रखी। फिर 10वीं सदी में गजनी से एक शख्स उठा, महमूद गजनवी, जिसने अफगानिस्तान को एक अजीम सल्तनत का मरकज़ बना दिया। यहाँ से लेकर हिंदुस्तान तक उसकी फ़ौजें गईं। ये अफगानिस्तान का सुनहरी दौर था। 1219 ईस्वी, मशरिक से एक तूफान आया, चंगेज़ खान। उसने हेरात, बल्ख, गजनी सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लाखों लोग कत्ल हुए, तहजीब मिट गई। लेकिन, और यहाँ ध्यान दें, मंगोलों ने अफगानिस्तान फतह तो कर लिया, लेकिन इसे रख ना सके। 1 सदी बाद तैमूर आया, उसने फिर तबाही मचाई। लेकिन फिर भी ये सरजमीन बाकी रही, ये लोग बाकी रहे। क्या आप समझ रहे हैं कि अफगान कौम के अंदर कितनी गहरी जिद है? ये जिद ही इनकी ताकत भी है और इनकी तकलीफ भी। 16वीं सदी, अफगानिस्तान अब 2 बड़ी ताकतों के दरमियान फंस गया। मशरिक में मुगल सल्तनत, मगरिब में ईरान की सफवी सल्तनत। हेरात ईरान का था, कंदहार मुगलों का, काबुल मुगलों का। बाबर, मुगल सल्तनत का बानी, खुद काबुल से था। उसने काबुल को अपना घर समझा, यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत की। और जब वो हिंदुस्तान जीत कर आ गया, तब भी उसकी आंखें काबुल की तरफ उठती थीं। लेकिन उसके बाद के मुगल बादशाह अफगानिस्तान को संभाल न सके। पश्तून कबाइल हमेशा बगावत पर तैयार रहे। वो किसी के गुलाम नहीं बने, न मुगलों के न ईरानियों के। और फिर 18वीं सदी में वो वक्त आया जब अफगानिस्तान ने खुद अपनी आवाज़ बुलंद की। 1747, एक नौजवान पश्तून सरदार अहमद शाह अब्दाली कंडहार में जरगा बुलाता है। सारे कबाइल के सरदार जमा होते हैं और उस रात अफगानिस्तान की पहली आज़ाद सल्तनत पैदा होती है, दुर्रानी सल्तनत। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी का लक़ब मिलता है और बाबाए अफगानिस्तान का एजाज़। उसकी फ़ौजों ने पंजाब फतह किया, सिंध फतह किया, कश्मीर फतह किया। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग, मराठों को शिकस्त, ये अहमद शाह अब्दाली की सबसे बड़ी फतह थी। एक वक्त ऐसा आया जब अफगानिस्तान की सल्तनत दिल्ली से मशहद तक फैली हुई थी। लेकिन अज़मत हमेशा नहीं रहती।
अहमद के मरने के बाद सल्तनत टूटनी शुरू हो गई और इस कमजोरी ने एक नए खतरे को दावत दी। 19वीं सदी का आगाज। दो बड़ी ताकतें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। शुमाल से रूसी सल्तनत, जुनूब से बरतानवी हिंदुस्तान और दरमियान में अफगानिस्तान। इसे तारीख में ग्रेट गेम कहते हैं। ये शतरंज की वो बिसात थी जहां प्यादे इंसान थे और अफगानिस्तान वो खाना जिस पर दोनों बादशाह अपना घोड़ा रखना चाहते थे। बरतानवी सोचते थे कि अगर रूस अफगानिस्तान ले गया तो हिंदुस्तान खतरे में है। रूस सोचता था गर्म पानी का बंदरगाह चाहिए और रास्ता अफगानिस्तान से है। दोनों गलत थे, क्योंकि अफगानिस्तान किसी का नहीं बना। अगली बार जब हम मिलेंगे आप देखेंगे कि बरतानिया ने 3 जंगें लड़ी, अरबों खर्च किए और हर बार खाली हाथ लौटा। तारीख का सबसे तकलीफदेह सबक क्या है कि बाज़ चीज़ें सीखी नहीं जाती, इन्हें सिर्फ भुगता जाता है। अगली किस्त में बरतानवी सल्तनत की सबसे बड़ी शिकस्त। क्या वाकई 16,000 सिपाहियों में से सिर्फ एक वापस आया? 16,000। ये वो तादाद थी जो 1842 में काबुल से जलालाबाद की तरफ रवाना हुई। सिपाही, अफसर, औरतें, बच्चे, नौकर। और वापस पहुंचा सिर्फ एक शख्स, डॉक्टर विलियम ब्राइडन, जख्मी हाल, घोड़े पर लदा हुआ। जब वो जलालाबाद की फसील पर पहुंचा, किसी को यकीन नहीं आया कि पूरी फौज खत्म हो गई। ये पहली एंग्लो अफगान जंग का अंजाम था और ये बरतानवी सल्तनत के लिए ऐसा दाग था जो कभी नहीं मिटा। लेकिन हैरत की बात यह है, बरतानिया ने सबक नहीं सीखा और दोबारा आया। 1839 बरतानिया ने फैसला किया अफगानिस्तान पर एक दोस्ताना बादशाह बिठाना है। शाह शुजा, जो पहले ही तख्त से हटाया जा चुका था, उसे वापस लाने के लिए 21,000 फौजियों की फौज रवाना हुई। काबुल आसानी से फतह हो गया। शाह शुजा तख्त पर बैठा। बरतानवी खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। दोस्त मोहम्मद खान, जिसे हटाया गया था, उसके पश्तून कबाइल बरतानिया को कभी कबूल नहीं करेंगे। अकबर खान, दोस्त मोहम्मद का बेटा, खामोश था, लेकिन खामोशी हमेशा अमन की अलामत नहीं होती। नवंबर 1841 काबुल में बगावत। बरतानवी सियासी नुमाइंदे सर अलेक्जेंडर बर्न्स को कत्ल कर दिया गया और चिंगारी शोले में बदल गई। जनवरी 1842 बरतानवी फौज ने फैसला किया काबुल छोड़कर जलालाबाद की तरफ वापसी। अकबर खान ने महफूज गुजरने का वादा किया, लेकिन यह वादा एक जाल था। पहाड़ों की तंग घाटियों में बर्फ में धंसे ठंड से कांपते बरतानवी सिपाही, हर तरफ से गोलियां आने लगीं। आगे घाटी, पीछे दुश्मन, ऊपर पहाड़, नीचे मौत। 16,000 लोगों में से सिर्फ एक जिंदा बचा। यह बरतानवी फौजी तारीख की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक थी। लेकिन बरतानवी नहीं माने। इंतकामी मुलिम भेजी, काबुल का बाजार जला दिया और फिर वापस चले गए बगैर कुछ हासिल किए। सबक नंबर 1 नहीं सीखा गया। 30 साल बाद बरतानिया फिर आया। इस बार बहाना था अफगानिस्तान ने रूसी सफीर को कबूल किया, बरतानवी को नहीं। 1878 तीन तरफ से हमला, काबुल घेर लिया गया। अमीर शेर अली खान की मौत, नए अमीर याकूब खान ने मुआहिदा किया। गंदमक का मुआहिदा, अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी बरतानिया के हाथ में। बरतानवी खुश थे, उन्हें लगा इस दफा जीत गए। लेकिन सितंबर 1879 काबुल में बरतानवी मिशन पर हमला, सारे अंग्रेज कत्ल। फिर से जंग। इस बार जनरल रॉबर्ट्स ने कंधार तक मार्च किया, एक तारीखी मार्च, लेकिन नतीजा वही। अब्दुर्रहमान खान अमीर बना, बरतानिया का आलाकार। लेकिन अब्दुर्रहमान ने अंदरूनी मामलात में मुकम्मल आजादी ली। आधी जीत, आधी शिकस्त, और अफगानिस्तान अभी तक आजाद। मेवंद की जंग 1880 बरतानवी फौज आगे बढ़ रही थी, अफगान पीछे हट रहे थे। और फिर एक नौजवान लड़की मैदान में आई, मलाली। उसके हाथ में वलाता था, अफगानी टोपी का कपड़ा जो बतौर झंडा लहराया। उसने ललकारा, ए जवानों, अगर मेवंद में शहीद ना हुए तो शर्म से जियो, खुदा की कसम। अफगान फौजी रुक गए, पलटे, और बरतानवी फौज को ऐसी शिकस्त हुई जो इस जंग की सबसे बड़ी शिकस्त थी। मलाली मैदान में शहीद हुई, लेकिन उसका नाम आज भी अफगानिस्तान में इज्जत से लिया जाता है। यही नाम, मलाला, आज की मलाला यूसुफजई को दिया गया। 1919 पहली जंग अजीम खत्म हो चुकी थी। बरतानवी थके हुए थे। अफगानिस्तान में अमीर हबीबुल्लाह के बाद अमानुल्लाह खान तख्त पर, जवान, जोशीला, आज़ादी का मतवाला। उसने ऐलान किया अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बरतानिया ने फौज भेजी, लेकिन इस बार अफगानों के पास जदीद हथियार भी थे, जर्मनी और तुर्की से मिले हुए।
जंग मुख्तसर थी लेकिन नतीजा तारीखी। रावलपिंडी का मुआहिदा 1919। बरतानिया ने आखिरकार तस्लीम किया, अफगानिस्तान एक मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। 3 जंगें, 80 साल, लाखों जाने और बरतानिया खाली हाथ। लेकिन आज़ादी मिली तो क्या अफगानिस्तान अमन से रहा, या आने वाले तूफान इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे? अगली किस्त में कम्युनिज्म, बगावत और सोवियत यूनियन का खौफनाक फैसला। 27 दिसंबर 1979, रात के 7:15। काबुल के सदारती महल दारुल अमान में गोलियां चलना शुरू हुईं। अफगानिस्तान के सदर हफीजुल्लाह अमीन, जो खुद कम्युनिस्ट था, जो सोवियत इत्तेहादी था, उसी रात सोवियत स्पेशल फोर्सेस ने उसे कत्ल कर दिया। फिर रेडियो ने ऐलान किया, बबरक कारमल अफगानिस्तान का नया सदर है। और उसी रात सोवियत फौजों ने सरहद अबूर की। ये वो लम्हा था जब अफगानिस्तान की तकदीर बदल गई और जब सर्द जंग ने एक नई खूनी शक्ल इख्तियार की। 1973 अफगानिस्तान में बादशाहत खत्म हुई। मोहम्मद दाऊद खान ने बगावत की। ज़ाहिर शाह, जो 40 साल से बादशाह था, इटली में खामोश रहा। दाऊद खान ने जमहूरिया कायम की, लेकिन फिर कम्युनिस्टों से डरने लगा। 1978 खुद कम्युनिस्टों ने दाऊद का तख्ता उल्टा। नूर मोहम्मद तरकई सदर बना, खालिस मार्क्सिस्ट। लेकिन कम्युनिस्टों में भी 2 धड़े थे, खल्क और परचम, जो एक दूसरे को इतना नफरत करते थे जितना दुश्मन को। और इधर अफगान अवाम में बगावत शुरू हो गई। इस्लाम के नाम पर, कबायली रिवायतों के नाम पर लोग उठ खड़े हुए। मुजाहिदीन की पहली लहर। सोवियत यूनियन परेशान था, उसे डर था कि अफगानिस्तान हाथ से न जाए। मास्को, क्रेमलिन, दिसंबर 1979, पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग। ब्रेजनेव बीमार था, लेकिन फैसला होना था। आंद्रोपोव, ग्रोमेको, ऑस्टिनोव, ये थे वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान के अंजाम पर दस्तखत किए। फैसला, ऑपरेशन स्टॉर्म 333। अमीन को ख़त्म करो, अपनी कठपुतली को बिठाओ, 40वीं आर्मी अफगानिस्तान में दाखिल करो। उन्हें लगा ये 3 हफ्तों का काम है। दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब किताब जो गलत निकला। वो गए थे 3 हफ्तों के लिए और 10 साल बाद वापस आए, एक टूटी हुई फौज के साथ और एक टूटते हुए मुल्क के साथ। वॉशिंगटन डीसी, 1980, सदर जिमी कार्टर, फिर रोनाल्ड रेगन। CIA के डायरेक्टर विलियम केसी का एक जुमला जो तारीख ने याद रखा, सोवियतों को अपना वियतनाम दो। ऑपरेशन साइक्लोन, तारीख का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन। अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान मिलकर अफगान मुजाहिदीन को हथियार, पैसा और तरबियत देने लगे। पाकिस्तान की ISI, वो चैनल जिससे सब कुछ गुजरता था। ज़ियाउल हक, पाकिस्तान का फौजी हाकिम, उसके लिए ये सुनहरा मौका था। पैसा भी आया, असलहा भी और ताकत भी। और स्टिंगर मिसाइल जिसने सोवियत हेलीकॉप्टरों को आसमान से गिराना शुरू किया, ये खेल बदल गया। लेकिन इन मुजाहिदीन में कौन था जिनकी इतनी मदद की जा रही थी? और इनमें से एक बाद में क्या बना? वो नाम था उसामा बिन लादेन। 1980 से 1988 तक ये जंग एक खौफनाक चक्की थी। सोवियत फौज के पास टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे, केमिकल हथियार थे। मुजाहिदीन के पास पहाड़ थे, गुस्सा था और अब स्टिंगर मिसाइल। हर गांव में जंग थी, हर घाटी में मौत थी। 50 लाख अफगान पाकिस्तान और ईरान फरार हो गए। तारीख का उस वक्त तक का सबसे बड़ा महाजिरीन का बहरान। गांव जलाए गए, खेत तबाह किए गए, लेकिन मुजाहिदीन नहीं हारे। सोवियत फौज के 15,000 सिपाही मारे गए, 1 लाख से जायद जख्मी। और घर वापस सोवियत यूनियन में माओ ने बेटों की लाशें वसूल की, बगैर ये जाने कि वो किस जंग में मारे गए। फरवरी 1979, जनरल बोरिस ग्रोमोव, सोवियत 40वीं आर्मी का आखिरी कमांडर, आमू दरिया का पुल अबूर करते हुए मुड़ा और पीछे देखा और कहा, पीछे कोई दुश्मन नहीं, कोई सोवियत सिपाही नहीं। दरवाज़ा बंद हो गया। 10 साल, 15,000 हलाकतें, $1 ट्रिलियन, और सोवियत यूनियन जो पहले ही टूट रहा था, अब तेजी से गिर रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया और दुनिया में ये कहावत मशहूर हो गई कि अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ अलमिया ये था कि जब सोवियत गए तो पीछे छोड़ गए लाखों हथियार, लाखों तरबियत याफ्ता जंगजू और एक मुल्क जो तबाही के दहाने पर था। और अमेरिका चला गया खामोशी से। जो बीज उसने बोया था उसकी फसल देखने से पहले। वो बीज मुजाहिदीन, अल-कायदा, तालिबान अब उगने लगे
اور 2001 میں جو طوفان آیا وہ نہ صرف افغانستان کو بلکہ پوری دنیا کو بدل دینے والا تھا۔ 11 ستمبر 2001 صبح 8:46 نیو یارک، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا شمالی ٹاور۔ ایک طیارہ جس میں بیٹھے تھے انسان، ان کی امیدیں، ان کی زندگیاں آگ کے ایک گولے میں بدل گیا۔ 17 منٹ بعد دوسرا ٹاور۔ دنیا کا سانس رک گیا۔ 3000 لوگ ایک گھنٹے میں مارے گئے۔ اور پھر امریکہ نے وہ فیصلہ کیا جو اگلے 20 سال تک افغانستان کو جلاتا رہا، جنگ کا اعلان۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہاں تک کیسے پہنچے، ہمیں 1990 کی دہائی میں جانا ہوگا۔ 1989 سے 1996 افغانستان کا سیاہ ترین دور۔ سوویت چلے گئے، نجیب اللہ کی حکومت تھی، کمیونسٹ مجاہدین کے مختلف گروہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ احمد شاہ مسعود گلبدین حکم تیار، عبدالرشید دوستم ہر کمانڈر اپنا بادشاہ۔ کابل جو کبھی وسطی ایشیا کا پیرس تھا، راکٹوں کی زد میں آ گیا، لاکھوں مارے گئے۔ اور اسی خلا میں جنوب سے ایک تحریک اٹھی، طالبان۔ قندھار کے ایک ملا محمد عمر نے 1994 میں اعلان کیا، یہ فساد بند ہوگا، ہم آ رہے ہیں۔ اور وہ آئے، تیز ترتیب وار بے رحم۔ 1996 میں کابل پر قبضہ۔ ملا عمر افغانستان کا نیا حاکم۔ 1996 سے 2001 طالبان نے ایسی حکومت قائم کی جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ عورتیں گھروں میں بند، اسکول بند، موسیقی حرام، تصویریں حرام۔ بامیان کے بدھ مجسمے جو 1500 سال پرانے تھے، ڈینامائٹ سے اڑا دیے گئے۔ لیکن اس سب کے ساتھ طالبان نے ایک مہمان کو پناہ دی، اسامہ بن لادن، سعودی نژاد امیر اور القاعدہ کا بانی، جس نے 1998 میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کیے تھے۔ طالبان نے اسے حوالے کرنے سے انکار کیا۔ مہمانوازی کا کوڈ پشتون ولی، جس کے مطابق مہمان کو حوالہ کرنا غیرت کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے اور افغانستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ 7 اکتوبر 2001 صدر جارج ڈبلیو بش نے اعلان کیا، آپریشن انڈیورنگ فریڈم۔ امریکی طیاروں نے کابل، قندھار، جلال آباد پر بمباری شروع کر دی۔ شمالی اتحاد، احمد شاہ مسعود جو 9 نومبر سے 2 دن پہلے مارا جا چکا تھا، کے جانشین زمین پر لڑے۔ امریکی اسپیشل فورسز اور CIA گھوڑوں پر پہاڑوں میں طالبان کے خلاف لڑے۔ 2 ماہ میں طالبان گر گئے۔ ملا عمر فرار ہو گیا پاکستان کی طرف۔ اسامہ بن لادن تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپا اور پھر غائب ہو گیا۔ امریکہ نے سوچا جنگ ختم ہوئی، لیکن جنگ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ 2001 2005 2010 2015 2020 20 سال امریکہ نے $2.3 ٹریلین خرچ کیے افغانستان میں۔ 2500 امریکی فوجی مارے گئے، 20,000 زخمی۔ افغان فوج ترتیب دی گئی، لیکن بدعنوانی اور کمزوری میں ڈوبی رہی۔ طالبان کبھی مٹے نہیں، وہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں چھپے رہے۔ جب موقع ملا واپس آئے۔ 20 سال میں 1 لاکھ سے زائد افغان شہری مارے گئے۔ اور امریکی عوام نے پوچھا ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہاں کیا ہوگا جب ہم چلے جائیں گے؟ جواب ملا 15 اگست 2021 کو۔ 14 اگست 2021 ہزاروں افغان جنہوں نے امریکہ کے لیے کام کیا تھا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاز کے پہیوں سے لٹکتے لوگ جو گرتے رہے، مرتے رہے، یہ تصویریں دنیا نے دیکھیں اور کانپ گئی۔ 15 اگست طالبان کابل میں داخل ہوئے۔ 20 سال میں جو کچھ بنا، فوج، حکومت، اسکول، آزادی، سب کچھ 21 دن میں گر گیا۔ صدر اشرف غنی طیارے میں بیٹھ کر فرار ہو گئے، اور ملا عمر کا خواب پھر سے قائم ہو گئی۔ تاریخ نے ایک اور دفعہ ثابت کیا، افغانستان بدلتا نہیں، وہ بدلنے والوں کو بدل دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب جو آگ بھڑکی وہ پاکستان کی سرحد تک آ گئی۔
1893 बरतानवी सफारतकार मार्टिमर ड्यूरेंट एक लकीर खींचता है। 2640 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के पार से, कबीलों के दरमियान से, एक लकीर जिसने पश्तून कौम को 2 हिस्सों में काट दिया। उधर अफगानिस्तान, उधर बरतानवी हिंद, बाद में पाकिस्तान। और वो पश्तून जो सदियों से एक कौम थे, अचानक 2 मुल्कों के शहरी बन गए। ना उन्होंने ये लकीर मांगी, ना उन्होंने कबूल की, और यही एक लकीर आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की सबसे बड़ी दरार है। ये लकीर जंग की मां है। अफगानिस्तान ने कभी ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया। 1947 में जब पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की मुखालफत की। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान मुतालबा कर रहा था पश्तूनस्तान, पश्तूनों की आज़ाद रियासत, या कम अज़ कम वो इलाका जो 1947 में पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये मसला आज तक हल नहीं हुआ। हर अफगान हुकूमत ने, बादशाहत हो, कम्युनिस्ट हो, मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, ड्यूरेंट लाइन को सरकारी सरहद मानने से इनकार किया। और पाकिस्तान के लिए ये एक जख्म है जो भरता नहीं। हर बार जब अफगानिस्तान मजबूत होता है, वो ड्यूरेंट लाइन पर दावे करता है, और हर बार जब पाकिस्तान घबराता है, वह अफगानिस्तान में असरो रसूख बढ़ाना चाहता है। ये चक्र, ये शैतानी चक्र कभी नहीं रुका। पाकिस्तानी फौज की सोच, खास तौर से ज़ियाउल हक के दौर से, अफगानिस्तान हमारा पिछवाड़ा है, हमारी स्ट्रेटेजिक गहराई। अगर भारत से जंग हुई तो हम अफगानिस्तान में पीछे हट सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा चाहा अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान की दोस्त हो, जो भारत को असर ना जमाने दे, जो ड्यूरेंट लाइन का मसला ना उठाए, जो पाकिस्तानी फौज की बात माने। 1990 की दहाई में तालिबान इस पॉलिसी का नतीजा थे। आईएसआई ने तालिबान की परवरिश की, तरबियत, पैसा, हिफाजत। और जब 2001 में अमेरिका आया, पाकिस्तान 2 कश्तियों में सवार था। जाहिर में अमेरिका का इत्तेहादी, अंदर से तालिबान की पुश्तपनाही। ये दोहरी पॉलिसी आखिरकार पाकिस्तान को ले डूबी। 2007 पाकिस्तान के कबायली इलाकों में एक नई तंजीम ने जन्म लिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP। ये अफगान तालिबान के भाई थे, लेकिन इनका निशाना अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान था। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 2014, 132 बच्चे शहीद। कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची, खुदकुशी हमले। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा, TTP को रोको, ये आपकी सरजमीन से आ रहे हैं। अफगान तालिबान ने कहा, TTP हमारे दुश्मन नहीं, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। वो बीज जो पाकिस्तान ने बोया था, वो दरख्त अब पाकिस्तान की अपनी छत गिरा रहा था। कहते हैं, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदो, खुद उसी में गिरते हो। 2021 तालिबान वापस काबुल में। पाकिस्तान ने खुशी मनाई इब्तिदा में, लेकिन खुशी जल्द गम में बदल गई। तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तानी बाड़ तोड़नी शुरू की, पाकिस्तानी सरहदी फौजियों पर हमले। TTP को अफगानिस्तान से हिमायत मिलती रही। 2022-2023 पाकिस्तान में TTP हमलों में इजाफा। इस्लामाबाद ने कहा, हम अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करेंगे। तालिबान ने जवाब दिया, कोशिश करो, नतीजे भुगतो। 2 हमसाया मुल्क, एक मुश्तरका सरहद और एक दूसरे पर फौजी हमलों की धमकियां। क्या ये सिर्फ लफ्जाजी है या एक हकीकी जंग की बुनियाद रखी जा रही है? अगली किस्त फरवरी 2025 तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? और इस जंग में आप, मैं और हम सब का क्या रोल है? जनवरी 2025 पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में आज भी गोलियां चल रही हैं। TTP के हमले हर हफ्ते, पाकिस्तानी फौजी शहीद हर महीने।
افغان سرحد پر کشیدگی ہر روز۔ یہ خاموش جنگ نہیں رہی۔ 2024 میں پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی، طالبان نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی، دونوں طرف سے افواج سرحد پر آ گئیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک نئی جنگ ہے یا یہ وہی قدیم کھیل ہے نئے چہروں کے ساتھ؟ آج کی قسط میں حقائق، اعداد و شمار اور وہ سوال جس کا جواب ہم سب کو جاننا چاہیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس سٹڈیز کے مطابق 2023 میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 700 سے زائد حملے کیے۔ 2024 کے پہلے 6 ماہ میں 400 سے زائد حملے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ 2 صوبے جنگ کے میدان بن چکے ہیں، اور یہ ٹی ٹی پی جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، طالبان حکومت کے تحفظ میں پناہ لیے بیٹھی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں شکایت کی، امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی، چین نے خاموشی سے دیکھا، اور افغانستان؟ طالبان نے کہا ٹی ٹی پی ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو انہوں نے 2001 سے پہلے القاعدہ کے بارے میں بھی کہا تھا۔ مارچ 2024 پاکستان نے افغانستان کے پکتیکا اور خوست صوبوں میں ایئر سٹرائک کی، نشانہ ٹی ٹی پی کے اڈے، لیکن افغانی رپورٹس کے مطابق عام شہری بھی مارے گئے۔ طالبان نے سخت احتجاج کیا، یہ حملہ ہمارے ملک کی خود مختاری پر حملہ ہے، پاکستان کو جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ: ہم نے صرف اپنے دفاع کی خاطر کارروائی کی۔ بارڈر کراسنگ بند ہو گئی، تجارت رک گئی، سفارتی سطح پر کشیدگی عروج پر۔ افغانستان میں لاکھوں پاکستانی سامان پھنسا رہا، پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین کو دھکا دیا جانے لگا۔ 2 ملکوں کے عوام جو ایک ہی تہذیب، ایک ہی مذہب، ایک ہی تاریخ سے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنائے جا رہے تھے۔ نومبر 2023 پاکستان نے اعلان کیا، غیر قانونی افغان مہاجرین ملک چھوڑ دیں۔ 60 لاکھ سے زائد افغان پاکستان میں رہتے تھے، ان میں سے کئی نسلیں یہیں پیدا ہوئی تھیں، کئی کے پاس جانے کے لیے جگہ نہیں تھی کیونکہ وہ افغانستان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ لاکھوں لوگ، بچے، بوڑھے، بیمار سرحد پر دھکیل دیے گئے۔ افغانستان کی معیشت پہلے ہی تباہ تھی، طالبان حکومت کو کوئی بین الاقوامی تسلیم حاصل نہیں، بینک کام نہیں کر رہے، خواتین سکول نہیں جا سکتی، اور اب مزید لاکھوں لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاست نہیں، یہ ایک انسانی المیہ ہے، اور اس المیہ کے ذمہ دار کون؟ وہ سب جو اس کھیل کو کھیل رہے ہیں۔ جنوری فروری 2025 تازہ ترین صورتحال۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی کے حملے جاری ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں۔ پاکستانی فوج نے خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم استحکام شروع کیا ہے، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف۔ طالبان نے سرحد پر اپنی فوج بڑھا دی ہے۔ دوحہ میں مذاکرات کی کوشش جاری ہے، لیکن اعتماد کا فقدان ہے۔ چین، جو دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، امن کا خواہاں ہے، لیکن فیصلہ کن کردار ادا کرنے سے غیر رضا ہے۔ امریکہ، جو پہلے ہی اپنے ہاتھ جھاڑ چکا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، اور 2 ملکوں کے عوام جو تاریخی، مذہبی، ثقافتی رشتوں سے بندھے ہیں، اپنے حکمرانوں کی چالوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ 3 منظر نامے ممکن ہے۔ پہلا، جنگ۔ اگر ٹی ٹی پی کے حملے بڑھتے رہے اور پاکستانی صبر ٹوٹ گیا، ایئر سٹرائک سے زمینی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن افغانستان میں زمینی کارروائی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، مذاکرات۔ اگر دونوں طرف سمجھدار آوازیں غالب آئیں، ٹی ٹی پی کے خلاف مشترکہ کارروائی ممکن ہے، لیکن اعتماد کے بغیر مذاکرات کاغذی کارروائی ہے۔ تیسرا، سٹیٹس کو۔ یہ خاموش جنگ جاری رہے، کم شدت لیکن مسلسل تکلیف، عوام تکلیف میں، حکمران بیان بازی میں، اور اس سب میں وہ لوگ جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ عام پشتون، عام افغان، عام پاکستانی، جن کا نہ کوئی خطہ ہے نہ کوئی سرحد، بس ایک ہی خواہش ہے، امن۔ ہم نے آج ایک بہت لمبا سفر طے کیا،
3000 साल पहले की बाख्तरिया से आज की सरहदी जंग तक, सिकंदर से अमेरिका तक, सब ने अफगानिस्तान को फतह करना चाहा, सब नाकाम हुए। लेकिन इस नाकामी में एक कौम की सदियों की तकलीफ है। अफगानिस्तान के बच्चे जिन्होंने कभी अमन नहीं देखा, पाकिस्तान के बच्चे जो खौफ में स्कूल जाते हैं। ये जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं, ये एक ख्वाब की मौत है हर रोज। लेकिन तारीख ने हमें एक और सबक भी दिया है। जो कौम अपनी तारीख समझती है वो उसे बदल सकती है। और आप जो आज ये सुन रहे हैं, आप इस तारीख का हिस्सा हैं। सोचें, समझें, बोलें, क्योंकि खामोशी हमेशा ताकतवरों के हक में जाती है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली बार हम सुनाएंगे बलोचिस्तान की कहानी, पाकिस्तान का वो जख्म जो भरता नहीं। एक ऐसी दास्तान जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जिस तरह हम सुनाएंगे।